हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माय अनदर चैप्टर। वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और प्लेस ऑफ सप्लाई से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट सप्लाई है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। पहली है हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है। तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या है, 5 चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि कोई भी सप्लायर ऑफ सर्विस है। जब क्या है कि सप्लायर ऑफ सर्विस एक चीज़ ही इंडिया में है, मतलब सप्लायर इंडिया में है और बाकी 2 चीज़ें बाहर हैं। रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज वो आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी आउटसाइड इंडिया है। और फिर है कि जो पेमेंट है जो इस सर्विस का, दैट हैज़ बिन रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या फिर इन इंडियन रुपीज़ वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दे आर नॉट मेरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये सब चीज़ें होगी तभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। फिर है कंटिन्यूस जर्नी क्या होता है। कंटिन्यूस जर्नी, a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued at the same time। एक से ज़्यादा टिकट इन्वॉइस इशू एट द सेम टाइम either by a single supplier of service or through an agent who is acting on behalf of more than one supplier of service, which involves no stopover between any legs of the journey। कोई भी stopover नहीं है, कंटिन्यू चल रही है। for which one or more separate tickets or issue invoice are issued। तो यहाँ पे क्या है, ये मोर देन वन टिकट और इन्वॉइस आता है जनरली, ये है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉप ओवर बिटवीन एनी लेग्स ऑफ द जर्नी का क्या मतलब हो जाएगा, कोई भी स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए। स्टॉप ओवर मतलब कि ऐसा प्लेस वेयर अ पैसेंजर कैन डिसएम्बार्क आइदर टू ट्रांसफर टू अनदर कन्वेंस और ब्रेक इस जर्नी फॉर अ सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू रिज्यूम इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉप ओवर मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरे कन्वेंस में कर रहे हैं या फिर ब्रेक करिए जर्नी। फिर ये हो गया हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है। इंपोर्ट में तो ज़्यादा नहीं है, 3 ही पॉइंट देखना है कि सिर्फ हमारा जो है, मेरे जैसे एक्सपोर्ट का अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो सप्लायर है सर्विसेज का वो क्या है, आउटसाइड इंडिया है। तो यहाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, जहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस जो है वो आउटसाइड इंडिया हो गया और रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंडिया में है, पर सप्लाई कौन कर रहा है, बाहर वाला कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करें, सिंपल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इस पर हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। तो जब सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट अगर है गुड्स का whether by the supplier or the recipient or any other person, तो place of supply क्या हो जाएगा, location of the goods at the time at which the movement of the goods terminate for delivery to the recipient, delivery for consumption। तब हम उसको क्या, जहाँ पे भी ये मूवमेंट टर्मिनेट हुआ वो हमारा place of supply होगा। फिर नेक्स्ट है when the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person, whether acting as an agent or otherwise, आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। तो यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे डिलीवर कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन हैज़ रिसीव द गुड्स एंड द प्लेस ऑफ गुड्स जो होएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन। तो ये इसे हम लोग बिल टू शिप टू मॉडल भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आ गया कि अगर सप्लाई में डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, फिर हमारी क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ द गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मूवमेंट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दी डिलीवरी देखेंगे। फिर नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ द पर्सन इन दी इनवॉइस, इनवॉइस में जो रिकॉर्ड किया है वो जो हमने इशू किया होगा इनवॉइस, तो वहाँ पे ये हो जाएगा एंड द लोकेशन ऑफ द सप्लायर वेयर द एड्रेस इज नॉट रिकॉर्डेड। तो अगर एड्रेस रिकॉर्डेड है तो क्या हो जाएगा, वो जो रेसिपिएंट है जिसका भी एड्रेस रिकॉर्ड है उसको हम लोग मान लेंगे कि मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी लोकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ द सप्लायर मान लेंगे। और इसके लिए अगर रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट भी हमने लिखा है ऑफ द सेड पर्सन इन द इनवॉइस, तो दैट शैल बी डीम्ड टू बी द रिकॉर्डिंग ऑफ द एड्रेस ऑफ द पर्सन। तो मान लिया जाएगा कि हाँ एड्रेस लिखा है अगर नेम ऑफ स्टेट भी लिखा है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द इनवॉइस। और अगर इनवॉइस पे नहीं रिकॉर्ड करा है रेसिपिएंट का एड्रेस तो क्या हो जाएगा, सप्लायर का ले लेंगे। फिर नेक्स्ट है गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, कहीं पे हमने असेंबल करे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे इंस्टॉलेशन और असेंबली की है। फिर नेक्स्ट है गुड्स आर सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, ऑन बोर्ड हमने सप्लाई करा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहाँ से ऑन बोर्ड लिया है वहाँ से हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स न्यू दिल्ली का,
boards the New Delhi Hotel train at New Delhi. He sells the goods taken by board on board by him at New Delhi in the train at Jaipur during the journey. बेच दिए उसने गुड्स. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे लोकेशन, मतलब ऐसी लोकेशन जहाँ पे गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. तो ऑन बोर्ड कहाँ लिए हैं, न्यू दिल्ली, नॉट जयपुर जहाँ पे बेचा है वो नहीं. तो यहाँ पे क्या है कि ऑन बोर्ड जहाँ पे लिया वो हम लोग ले लेंगे. फिर हमारा आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई को हम मैं POS बोल रही हूँ तो POS हो जाएगा लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर. और अगर एक्सपोर्टेड करी है तो जो POS है वो लोकेशन आउटसाइड इंडिया हो जाएगा. अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं. वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस इज इन इंडिया. तो सर्विसेज में क्या है कि सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है. अगर दोनों इंडिया में है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज. कुछ आगे सर्विसेज आएगी, उनका जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है ना, उनका तो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग ढंग से डिसाइड होता है. लेकिन इन जनरल अगर बात करें, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दी है, सर्विसेज दी है, तो वो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन हो जाएगा. और अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो हर बार ये चीज़ ध्यान रखना, अगर अदर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रेसिपेंट का लोकेशन ऑन द वेयर द एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड एग्जिस्ट. अगर एड्रेस रिकॉर्ड पे एग्जिस्ट करता है तो, और लोकेशन ऑफ सप्लायर इन दी अदर केसेस, ये हमारा हो जाएगा. अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आगे आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग से हम लोग देखते हैं कि उसका मतलब है ना क्या प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज का होगा. तो जैसे कि इसमें आता है पहला, जैसे है कि डायरेक्टली सर्विसेज जो हैं वो इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बोट है, वेसल है. तो क्या सर्विसेज हो सकती हैं, क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर है, अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, एस्टेट एजेंट्स हैं, या फिर लॉजिंग एकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस है, इंक्लूडिंग हाउस बोट है, वेसल वगैरह भी हैं, कैंप साइट है, या फिर अकोमोडेशन है इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैरिज रिसेप्शन मैटर रिलेटेड टू सोशल कल्चरल रिलीजियस फंक्शन है, कुछ भी हमारा हो रहा है, एंसिलरी सर्विस भी है. तो हमारा POS क्या हो जाएगा, जहाँ पे लोग ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, यानी कि लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल एज द केस में भी इज लोकेटेड और इवन इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वो हमारा POS हो जाएगा. तो अगर यही लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल जो है वो हमारा अगर आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हम ले लेंगे. ये बात ध्यान रखना, जो सर्विसेज ले रहा है रेसिपिएंट उसका हम लोग देख लेंगे. और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट में है, वन स्टेट या UT में है, तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से. फिर है नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेजॉरिटी रूल. हम जनरली क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखते हैं अगर कोई भी 2 इवेंट हमारे क्या हो गए, इंडिया में हो गए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया का हो जाएगा. 2 इवेंट बाहर हुए तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं. यानी कि इसमें क्या होता है कि लोकेशन 3 चीज़ों की देखनी है, सप्लायर की, रिसीवर की और प्रॉपर्टी की देखनी है. तो इन तीनों में से 2 इवेंट इंडिया में हुए तो इंडिया का हो जाएगा, 2 इवेंट बाहर हुए तो हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ पे प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को देंगे. और अगर प्रॉपर्टी बाहर है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ द रिसीवर भी देखना पड़ेगा. अब ये मैं बताती हूँ कि ये कैसे होता है. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है लोकेशन ऑफ सप्लायर है दिल्ली और रिसीवर है मुंबई और प्रॉपर्टी है उदयपुर. तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें हमेशा देनी है कि लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही लोकेशन देखना है ना. मैं अभी तो सब कुछ इंडिया में हो गया, तो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उदयपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा उदयपुर. सेकेंड है सप्लायर है दिल्ली, रिसीवर है दुबई और प्रॉपर्टी है मुंबई. फर्स्ट प्रेफरेंस हमें कहाँ देखनी है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, मुंबई में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. फिर है नेक्स्ट सप्लायर दिल्ली, रिसीवर मुंबई में है और प्रॉपर्टी कहाँ है हमारी, दुबई में है. अब क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर्टी तो आउटसाइड इंडिया हो गई. अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो हम लोग क्या देखेंगे, रिसीवर का देख लेंगे. बाकी 2 चीज़ें इंडिया में हुई है ना, तो हम लोग देख लेंगे रिसीवर जो है वो कहाँ पे है, रिसीवर है मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में. अब हमारा सप्लायर है दिल्ली, रिसीवर हमारा दुबई में है, प्रॉपर्टी भी हमारी सिंगापुर में है, दोनों चीज़ें बाहर हैं. तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रॉपर्टी को देंगे. तो यानी कि प्रॉपर्टी सिंगापुर में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर. फिर है हमारा सप्लायर अगर दिल्ली में है, रिसीवर हमारा दुबई में है और प्रॉपर्टी जो है मल्टीपल कंट्रीज़ में है और इंक्लूडिंग इंडिया में भी है. तो यहाँ पे क्या हो गया,
कि ये 2 इवेंट्स आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी जितना इंडिया में है ना लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उतना प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। फिर है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज है, या फिर पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये सब हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसी का लोकेशन हो जाएगा। अदर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका क्या होगा, सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी ट्रेनिंग और वो, तो उसका हो जाएगा, नहीं तो जहाँ पे परफॉर्म हो रही है वो। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग या साइंटिफिक, एजुकेशनल, कोई भी इवेंट हो रहा है, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट पार्क, और कोई भी सर्विसेज एंसिलरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और अदर प्लेसेस लोकेटेड। इसका एग्जांपल है मिस्टर ए, रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, बाय द टिकट फॉर अ सर्कस ऑर्गेनाइज एट गुरुग्राम हरियाणा बाय सर्कस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होएगा, यहाँ पे जहाँ इवेंट हो रहा है। तो इवेंट कहाँ हो रहा है, इवेंट हो रहा है सर्कस हेल्ड इन गुरुग्राम, तो यानी कि गुरुग्राम क्या हो जाएगी, POS हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो सर्विसेज थी वो क्या थी, एडमिशन टू अ कल्चरल और ये सब इवेंट्स थी। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑफ CASSEE, तो क्या हो जाएगा, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट। तो ये सारे जो इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं, अगर इसमें क्या है, सर्विसेज इन रिलेशन टू द कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन, कुछ भी, और सर्विसेज एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट का स्पॉन्सरशिप करा। तो सबसे पहले ये देख लो कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो उसकी लोकेशन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहाँ इवेंट हो रहा है, और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो हमेशा रेसिपेंट को पकड़ो, और मल्टीपल स्टेट्स में है तो प्रपोर्शनेट कर देंगे। नेक्स्ट सर्विस आती है हमारी सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर हमने किया मेल और कुरियर, तो वही आ गया, रजिस्टर्ड पर्सन है तो देखो हमेशा उसकी लोकेशन लेंगे, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हमको ये देखना है एट विच द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैसेज JKL प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कंपनी है चेन्नई में, इसने शिप करे गुड्स टू इट कस्टमर इन लंदन UK थ्रू मैसेज स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक शिपिंग कंपनी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो इस चीज़ का तो हो जाएगा लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, क्यों, मूवमेंट इन्वॉल्व है। फिर आएगा मिस्टर वाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन है न्यू दिल्ली का, उसने कोरियर भेजा ब्रदर को इन अमृतसर पंजाब, तो रेसिपेंट क्या हो गया, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुड्स जहाँ पे हैंड ओवर करे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली। इसमें जनरली हम ये देख रहे हैं कि किसको हमने दिया, टू रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है तो फिर जहाँ पे वो चीज़ हुई है, और गुड्स की बात करें तो हैंड ओवर कहाँ किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो चीज़ें हमें ज़्यादा यहाँ पे देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अगर दे रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन तो हमेशा उसकी लोकेशन ले लो, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी, जहाँ पे एम्बार्क किया, provided that where the right to passage is given for a future use and the point of embarkation is not known at the time of इशू ऑफ राइट टू पैसेज, तो हमको पता ही नहीं है कि कहाँ हमें जाना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, तो वो हमको बताता है बाद में। तो जैसे कि कार्ड इशूड बाय न्यू दिल्ली मेट्रो है, कुड बी यूज बाय पर्सन लोकेटेड इन नोएडा और न्यू दिल्ली और फरीदाबाद विदाउट द न्यू दिल्ली मेट्रो बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश द लोकेशन और जर्नीज एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। फिर बात करें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर दी है ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, तो वहाँ पे लोकेशन देखेंगे और द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। एग्जांपल है जैसे मूवीज ऑन डिमांड है तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है। नेक्स्ट है POS ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें क्या है इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डायरेक्ट टू होम, DTH टेलीविजन सर्विसेज टू एनी पर्सन। तो उसमें क्या है, अगर फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, सर्किट्स है, इंटरनेट लीज सर्किट है, केबल डिश एंटीना, ये सब अगर फिक्स लाइन अगर दे रहे हैं तो लोकेशन क्या हो जाएगा, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन लाइन वगैरह इंस्टॉल है फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। अगर मोबाइल कनेक्शन है फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन पोस्ट पेड बेसिस है, बाद में पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर के रिकॉर्ड पे क्या लोकेशन है बिलिंग ऑफ एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। फिर अगर आ जाएगा
मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस डीटीएच है, प्री पेमेंट अगर कर रहे हैं थ्रू वाउचर और एनी अदर मीन्स, तो अगर प्री पेमेंट है तो तब हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा अगर वो थ्रू अ सेलिंग एजेंट है, रीसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड यानी कि सिम कार्ड, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड है, रिचार्ज वाउचर है, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो सेलिंग एजेंट के थ्रू हमने किया, सेलिंग एड्रेस मतलब जो सेलिंग एजेंट है उसका एड्रेस हम लोग ले लेंगे, जो भी सेलिंग एड्रेस एजेंट है, रीसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, तो जहाँ पे वो हम लोग लोकेशन लेंगे जहाँ पे प्री पेमेंट रिसीव किया है, वाउचर बेचे जाते हैं। और अदर केसेस में क्या हो जाएगा, जनरली देखा जाए तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, और अगर एड्रेस नहीं है तो किसका ले लेंगे, पीओएस शेल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो सप्लायर की लोकेशन ले लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई है मोबाइल कनेक्शन में, बस ध्यान रखना। पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस ले लेंगे, प्री पेड बेसिस पे है अगर ऑफलाइन जाके कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो सेलिंग एजेंट है उसका एड्रेस देखो, और खुद ही ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट देखना पड़ेगा इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। प्रीपेड सर्विस अगर इंटरनेट के थ्रू ली है, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। हमेशा ये लाइन लिखनी है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन दी रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट सर्विस हमारी आती है कि बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज है, किसी भी पर्सन को दी तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन दी रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। अगर नहीं अवेलेबल है तो किसका ले लेंगे, लोकेशन ऑफ दी सप्लायर का ले लेंगे, रेसिपिएंट का नहीं है तो सप्लायर का ले लेंगे ना। नेक्स्ट सर्विस है प्लेस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करें तो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उसका लोकेशन ले लेंगे, अनरजिस्टर्ड को लिया तो हम लोग क्या ले लेंगे, रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन दी रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, हमने दी टू सीजीएसजी स्टैट्यूटरी बॉडी लोकल अथॉरिटी मेंट फॉर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिसमें आइडेंटिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी। वहाँ पे हम हर स्टेट में उसका देखा जाएंगे, लेकिन कैसे देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं एडवर्टाइजमेंट कहाँ से हमने टाइप किया है और कैसे उसको प्रपोर्शनेट हमें एलोकेट करना पड़ेगा ना हर स्टेट में। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस है तो हम लोग देख लेंगे कि अमाउंट पेएबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इन द ऑल द एडिशंस ऑफ द न्यूज़पेपर, तो कहाँ पे वो कितना हमने पे करा है विच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फिर अगर हमने करा है थ्रू प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्फलेट है, कैलेंडर्स हैं, डायरीज हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि अमाउंट पेएबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सच मटेरियल इन हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हर स्टेट में हमने कितना अमाउंट पे करा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग्स है, ट्रेन वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अदर देन ट्रेन। होर्डिंग्स की अगर करा है तो हम देखेंगे कि अमाउंट पेबल फॉर द होर्डिंग्स जो हर स्टेट और यूटी में है। फिर अगर ट्रेन की बात करें वो अलग हो जाएगा, ट्रेन का क्या होता है, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन हर स्टेट एंड यूटी फॉर दैट ट्रेन। फिर आ जाएगा ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट पेबल टू ईच स्टेट यूटी फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स ऑन बिल्स परटेनिंग टू कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच ऑफ द स्टेट एंड यूटी। तो बिल्स परटेनिंग टू कंज्यूमर जिनका बिलिंग एड्रेस क्या है हर स्टेट में आ रहा है वो देखेंगे। रेलवे टिकट्स का देखेंगे तो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस के बेस पे हम देखेंगे, उसके रेशो में देखेंगे। रेडियो स्टेशन तो अमाउंट पेबल टू रेडियो स्टेशन देखेंगे। टीवी चैनल का क्या होता है, टीवी चैनल्स का होता है कि हम लोग को देखना पड़ता है नंबर ऑफ व्यूअर्स पब्लिश्ड बाय BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ सच चैनल्स इन हर स्टेट एंड यूटी। तो ये हम व्यूअर्स देखते हैं। एंड फिगर्स फॉर द लास्ट वीक ऑफ अ क्वार्टर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द व्यूअरशिप फॉर द सक्सीडिंग क्वार्टर। बाद वाले क्वार्टर के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट वीक ऑफ अ क्वार्टर हम देखा जाता है पिछले क्वार्टर का। इफ़ व्यूअरशिप रिलेट्स टू मोर देन वन स्टेट तो हम क्या देखेंगे, अगर ये तो क्या बात हुई पहले एक स्टेट की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं हम देखेंगे रेशो ऑफ पॉपुलेशन क्या है। फिर सिनेमा हॉल की बात करें तो अमाउंट पेबल टू सिनेमा हॉल स्क्रीन इन मल्टीप्लेक्स, तो ये हम लोग देखना पड़ेगा। फिर ओवर इंटरनेट है तो हम ये मानते हैं डीम टू बी प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया, तो अपोर्शन करेंगे हर स्टेट और यूटी में। और थ्रू SMS अगर हमने किया है तो बेस्ड ऑन द टेलीकॉम सब्सक्राइबर इन ईच स्टेट एंड यूटी, टेलीकॉम सब्सक्राइबर कितने हैं और ये कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे फिगर्स पब्लिश बाय द TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, फिगर्स ऑफ द लास्ट क्वार्टर विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग सब्सक्राइबर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो इसमें लास्ट क्वार्टर के लेंगे
और इसमें वही आ गया कि अगर फिगर्स रिलेट टू मोर देन वन स्टेट है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दी दैट स्टेट हम लोग को देखना पड़ेगा सब्सक्राइबर फिगर्स के लिए। फिर आ गया लॉजिंग एकोमोडेशन की बात करें बाय होटल इन गेस्ट हाउस एटसेट्रा, तो प्रोपोर्शनेट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट स्टेट इन सच प्रॉपर्टी। और अगर प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स और यूटी में है तो कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कितना एरिया है। और अगर हाउस बोट है, वेसल है, एंसिलरी सर्विसेज है, प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, टाइम स्पेंड बाय द बोट और वेसल इन ईच स्टेट, कितना टाइम उसने हर स्टेट में स्पेंड किया है बोट और इसने, तो वो डिटरमाइन कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर और रेसिपिएंट क्या है, दोनों ही इंडिया के बाहर है, दोनों इंडिया के बाहर है। अब कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ही देखेंगे। पर अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज अगर नहीं अवेलेबल है तो हम लोग क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो ये बाहर का भी हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ होती है हमारी सर्विसेज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज भी होती है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में क्या आएगा, पहला अगर हम बात करें कि सर्विसेज जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स चाहिए ऑन विच द सर्विसेज आर परफॉर्म, तो गुड्स के ऊपर वो डिपेंड है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड है तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा कि सर्विसेज हम दे रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, उन्हें हम टेम्परेरी इंपोर्ट किया इंडिया में फॉर रिपेयर्स और एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, और फिर वापस एक्सपोर्ट कर दिया आफ्टर सच रिपेयर्स ट्रीटमेंट और प्रोसेस, RTP रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट बीइंग पुट टू एनी अदर यूज इन इंडिया। इंडिया में हमने कहीं भी उसको नहीं करा, मतलब इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसमें वही ये क्या हो गया हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखना है और वही सप्लायर का देखना है। तो यहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म्ड है वो नहीं मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं मानेंगे, बेसिकली ये हो गया क्योंकि वो तो हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद करते हैं कि सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, जो हम क्या कर रहे हैं कि that are provided from a remote location by electronic means। तो हम लोग ये देखेंगे कि लोकेशन देखेंगे जहाँ पे गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कहाँ गुड्स सिचुएटेड हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल, जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस चाहिए रेसिपिएंट का देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोकेशन जहाँ पे सर्विस क्या है एक्चुअली परफॉर्म्ड है। और अगर सर्विसेज जो हमने बात करी कि मोर देन वन लोकेशन है इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पे हमेशा लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी लेंगे क्योंकि हमें टैक्स लगाना है। फिर अगर हम बात करें कि ये तो हो गया मोर देन वन लोकेशन और जहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी, लेकिन अगर मोर देन वन स्टेट हो गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, हर स्टेट और यूटी का लगेगा। अब है इन द केस ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड्स, जिसे टेम्पररी इंडिया में इंपोर्ट किया है और उसको पुट टू यूज़ भी नहीं किया इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इसका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसका हो जाएगा रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। रेसिपिएंट की बात करते हैं हम लोग जनरली, जैसे इंडिया में कहीं प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं हो रहा है और सब कुछ बाहर ही है तो हम लोग उसको जनरली रेसिपिएंट का ही देखते हैं। जैसे QR प्राइवेट लिमिटेड ने इंपोर्ट करा रॉ डायमंड्स फ्रॉम अ डायमंड मर्चेंट इन बेल्जियम फॉर द पर्पज ऑफ कटिंग पॉलिशिंग और फिनिशिंग, ये कर रहा है और वर्क कंप्लीट हुआ तो फिनिश डायमंड्स क्या है एक्सपोर्ट कर दिए वापस डायमंड मर्चेंट इन बेल्जियम में, मतलब तुमने काम किया और वापस उसको दे दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट किसको तुमने दिया, बेल्जियम में दिया, इंडिया में तो काम आया ही नहीं ना, कहीं यूज़ नहीं किया, हमने अपना काम किया वापस दे दिया, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आ जाएगा। फिर है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है, अगर हमने डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज दी है, कुछ भी अकोमोडेशन, राइट्स टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, आर्किटेक्ट्स वगैरह, तो पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो लोकेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वहीं पे करेंगे। मोर देन वन लोकेशन है और अगर टैक्सेबल टेरिटरी में भी है तो टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा, मोर देन वन स्टेट है तो हर स्टेट का आ जाएगा। फिर है वापस ये आ गया है वही कि वही एडमिशन अगर हम लोग ले रहे हैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट कहीं पे भी जा रहे हैं तो ये वापस रिवीजन वही हो रहा है कि अगर एडमिशन और कहीं पे भी ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, और वही सब सेम चीज़ें वापस से बता दी है मैंने।
तो ये जो जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी में हैं, तो हम बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई हर स्टेट में मानेंगे, तो कैसे मानेंगे? तो वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे ना ऑफ सच सप्लाई स्पेसिफिक टू वन स्टेट और यूटी, तो वो कैसे प्रोपोर्शनेट निकालेंगे? तो सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसके हिसाब से निकाल लो, नहीं तो अगर एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई भी अदर बेसिस है जो प्रिस्क्राइब होगा उसके बेस पे निकाल लेंगे। अब ये थोड़ा-सा अलग आ गया है, बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सर्विसेज है, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर किया। तो सर्विसेज क्या है? बैंकिंग कंपनी दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी दे रहा है टू अकाउंट होल्डर्स, या फिर इंटरमीडियरी सर्विसेज है, या फिर सर्विसेज जिसमें क्या है हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल है। एयरक्राफ्ट वेसल की बात नहीं हो रही है। और अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे पहली बार हम क्या देखेंगे? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज देखेंगे, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जनरल रेसिपिएंट ये हर जगह देख रहे हैं। मेन अब आ जाता है हमारा सेक्शन 13-12 ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, ओइडार, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देखते हैं? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ही देखेंगे। ऑन सेटिस्फाइंग एनी टू नॉन contradictory conditions out of the 7 conditions, तो सर्विस रेसिपिएंट इज डीम्ड टू बी लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया में मान लेंगे, क्योंकि वो तो कहीं से भी रेसिपिएंट हो सकता है लोकेटेड, अगर वो इंडिया में मान लेंगे तभी उस पर जीएसटी लग पाएगा। 7 कंडीशंस क्या है? अगर रेसिपिएंट गिव्स एन इंडियन एड्रेस थ्रू इंटरनेट है, पेमेंट सेटल किया वो इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर कार्ड से किया, रेसिपिएंट का इंडियन बिलिंग एड्रेस है, या फिर कंप्यूटर जो भी डिवाइस है तो उसका इंडियन आईपी एड्रेस है, या फिर रेसिपिएंट यूजेस एन इंडियन बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट, या फिर कंट्री कोड ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड्स, कंट्री कोड ऑफ सिम कार्ड वो क्या है? इंडिया का है, या फिर रेसिपिएंट रिसीव द सर्विस थ्रू एन इंडियन फिक्स लैंडलाइन। कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई वो उसको मान लेंगे टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में है। और अगर प्रिवेंट करना है डबल टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन ऑफ, या तो डबल टैक्सेशन या फिर नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज, तो यहाँ पे एम्पावरमेंट है गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी सर्विस जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे? प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज भी मान लिया जाएगा। किसी पे टैक्स नहीं लग रहा है, डबल टैक्स है, तो गवर्नमेंट डिसाइड भी कर सकती है। फिर आ जाएगा नोटिफाइड सर्विसेज क्या है अंडर सेक्शन 13-13 13-13 सुरूर। तो इसमें जो 13-13 में सर्विसेज आ रही है वो है कि सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हमने दी हैं, तो वो कौन दे रहा है? बाय पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। भले ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है पर कुछ कंडीशंस है और जहाँ पे क्या होएगा कि रेसिपिएंट ही देखना है। फिर है मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विस हमने दी है, चाहे वो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स है, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हो, या फिर मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज है शिप्स, वेसल्स, इंजन्स और उनके अदर कंपोनेंट्स, तो भी हम लोग क्या देखेंगे? लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 14 जो कि स्पेशल प्रोविजन है कि हम लोग को पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए बाय सप्लायर ऑफ ऑर्डर सर्विस, ऑइडा सर्विस जो है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले आता है एक पॉइंट है कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट क्या होता है? मतलब कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि ऑइडा सर्विसेज ले रहा है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए हम लोग इसमें वो भी ले लेंगे कि जो पर्सन सिर्फ रजिस्टर जिसने किया है टीडीएस के लिए अंडर सेक्शन 51, तो वो भी अनरजिस्टर्ड हम लोग मान लेंगे। तो अब ये ना ऑइडर के बारे में हम बात करें, होता क्या है ये? सर्विसेज हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट और इन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, और नेचर इसका क्या है? विच रेंडर्स देयर सप्लाई इम्पॉसिबल टू इंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ द आईटी, और इसमें इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, बहुत सारी इसमें आ जाती है। तो इसमें क्या आ जाती है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ACBD आ जाती है, ABCD आ जाती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ई बुक्स, फिर सी से क्लाउड डेटा इन्फो। तो क्या क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, और डेटा इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, ये सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर डिजिटल कंटेंट दे रहे हैं, ऑनलाइन सप्लाईज दे रहे हैं, या फिर डिजिटल डेटा स्टोरेज भी दे रहे हैं। और इसमें आ जाएगा ऑनलाइन गेमिंग भी आ जाएगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग दी ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग तो आएगा लेकिन मनी गेमिंग अलग चीज़ है, वो एक्सक्लूड हमने किया है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर बाहर वाला कोई भी सर्विसेज दे रहा है इन इंडिया टू रेसिपिएंट इन सर्विस बाय आउटसाइड इंडिया,
टू ए रेसिपिएंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर वो इंडिया बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो क्या हो जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। लेकिन नॉन टैक्सेबल पर्सन को दिया ना, ऑनलाइन रेसिपिएंट को जो हमने बोला, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और जो सप्लाई दे रहा है ना वो टैक्स भरेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम करती है। और अगर इंडिया को दिया, रेसिपिएंट भी इंडिया में है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन आउटसाइड दे दिया ना, आउटसाइड ही इंडिया है, सब कुछ ही बाहर ही हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, वो हमारे इंडिया में नहीं है टैक्सेबल। फिर ऑइडर इन केस ऑफ इंटरमीडियरी अगर हम बात हैं, तो इंटरमीडियरी को हम लोग डीम सप्लायर मान लेंगे कुछ कंडीशंस के अलावा। कम मानेंगे, जैसे कि अगर सप्लाई ऑफ ऑइडर सर्विस हो रहा है बाय एनी पर्सन इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और वो रिसीव कर रहा है NTOR, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को दी, तो इंटरमीडियरी क्या है, हमारा बाहर है, मतलब कि इंडिया के बाहर है, लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और जो अरेंज या फैसिलिटेट कर रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसको क्या मान लेंगे कि डीम टू बी द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज से ले रहा है सर्विस और वो आगे सप्लाई कर रहा है टू दी NTOR, तो उसको हम क्या मान लेंगे, बेसिकली डीम सप्लायर मान लेंगे। लेकिन अगर उसने ये सारी की सारी कंडीशन, 4 कंडीशन है, ये सारी अगर सेटिस्फाई कर दी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डीम्ड सप्लायर नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, जब इनवॉइस, कस्टमर बिल और रिसिप्ट इशूड उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई करा है सर्विस इन द क्वेश्चन एंड इट सप्लायर इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बिल में सब कुछ हम सर्विस और सप्लायर सब बताया है। या फिर इंटरमीडियरी नाइदर कलेक्ट्स और प्रोसेसेस पेमेंट नहीं ले रहा है, नॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट बिटवीन दी NTOR एंड सप्लायर, किसी चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंड ही डज नॉट ऑथोराइज डिलीवरी प्लस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सप्लायर, वो भी क्या है, आर नॉट सेट बाय द इंटरमीडियरी, तो उसको छोड़ दो, उसको नहीं हम लोग मानेंगे डीम्ड सप्लायर। फिर उसके आ जाएगा, सप्लायर डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसका क्या आ जाएगा, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लायबल टू पे है, और ना ही उसकी, अगर ना ही फिजिकल प्रेजेंस है, ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पर्सन अपॉइंटेड बाय द सप्लायर फॉर द पर्पज ऑफ GST पेमेंट हम लोग को देखना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 14A ऑफ द IGST एक्ट, जिसके क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है जो सप्लाई कौन कर रहा है, बाय पर्सन आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, बाहर है इंडिया के, तो सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात कर रहे हैं, जो इंडिया में नहीं है और जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग, लेकिन वो किसको कर रहा है, इंडियंस को कर रहा है, पर्सन इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसको इंटीग्रेटेड टैक्स देना पड़ेगा। और जो सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग है, तो उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। तो जो भी पर्सन है अगर लोकेटेड इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस सप्लायर को फॉर एनी पर्पस इन दी टैक्सेबल टेरिटरी, उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब है ना पे करना पड़ेगा। और अगर वही ना तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस है और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसको एक अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि क्या करे, इंटीग्रेटेड टैक्स पे करे। और अगर फेलियर टू कंप्लाई दिस कंडीशंस है, तो बाय द सप्लायर ऑफ द ऑनलाइन मनी गेमिंग या फिर पर्सन अपॉइंटेड या जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो and notwithstanding anything contained in this section 69A of the IT Act 2000, any information जो भी generated है, transmitted है, received है, hosted in any computer resource, जो भी हमने information use करी है for the supply of online money gaming, तो that shall be liable to be blocked for access by the public in such manner that is specified in the act। फिर हमारे कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं, वो अब हम लोग कर लेते हैं, और ये चैप्टर हमारा लगभग पूरा हो गया है। क्लैरिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला है, सप्लाई ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय द अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अगर सैटेलाइट सर्विसेज दे रहे हैं तो इंटरनेशनल कस्टमर्स अगर दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। और अगर इंडियन कस्टमर्स को दे रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सप्लाई मतलब है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई बाय सप्लायर विच इज़ लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी टू रेसिपिएंट विच इज़ इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बाय यूजिंग सैम्पल प्रोटोटाइप हार्डवेयर टेस्ट किट्स इन ए कंपोजिट सप्लाई हम दे रहे हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, टेस्टिंग जो हमारी है वो क्या है, हमारी एंसिलरी सप्लाई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट देखेंगे, और इसमें डू नॉट अप्लाई सेपरेटली फॉर डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एंसिलरी सप्लाई का अलग से हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सैम्पल प्रोटोटाइप हार्डवेयर टेस्ट किट्स वगैरह हम दे रहे हैं कंपोजिट सप्लाई में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट ही देखेंगे। कार्गो हैंडलिंग सर्विस हमने दी है
प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट्स अगर दी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंसिलरी टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज से ही रिलेटेड है और ये है ना नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जनरल रूल लग जाएगा। फिर है 4 पॉइंट है रेसिपिएंट एंटाइटल टू आईटीसी है, रेसिपिएंट को तो आईटीसी मिल रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो हम लोगों ने देखा है वो तो क्या है, आउटसाइड इंडिया हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो प्लेस ऑफ मतलब है ना आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम लोग कहते हैं कि डेस्टिनेशन होगा। तो अब ये जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है तो उसको हम लोग क्या करें, वो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है, क्या है वो, तो ये जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो इंटरस्टेट सप्लाई है एज पर दी आईजीएसटी एक्ट, क्योंकि क्या है कि लोकेशन सप्लायर जो है वो इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई तो आउटसाइड इंडिया होगा, तो आईजीएसटी लगेगा। फिर है कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वुड बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी इन रिस्पेक्ट टू द इनपुट सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। तो क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा, यस, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है उसको आईटीसी मिलेगा इन के रिस्पेक्ट ऑफ द आईजीएसटी सो चार्ज बाय द सप्लायर। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा है क्लैरिफिकेशन, ये सारे बता रही हूँ मैं, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे आया है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट रेमिटेंस रिसीव्ड इन दी स्पेशल आईएनआर वॉस्ट्रो अकाउंट एज परमिटेड बाय द आरबीआई फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो क्या उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि व्हेन इंडियन एक्सपोर्टर्स आर पेड एक्सपोर्ट प्रोसीड, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं हमारे कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट प्रोसीड दिए जाते हैं इन आईएनआर फ्रॉम दी special rupee escrow account of the correspondent banks of the partner trading country opened by the authorized dealer banks, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आरबीआई सर्कुलर विदाउट प्रेजुडिस टू परमिशंस एंड अप्रूवल्स एनी रिक्वायर्ड बाय द लॉ। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है कि सप्लाई ऑफ सर्विस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है इंक्लूडिंग थ्रू मेल एंड कुरियर है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर या तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो बाहर है आउटसाइड इंडिया है या फिर रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो हम लोग इसको है ना परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस नहीं मानेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है एंड इंक्लूडिंग थ्रू मेल और कुरियर, तो मैंने बताया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज अगर अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखेंगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज नहीं पता है तो हम लोग लेंगे सप्लायर ऑफ सर्विसेज का। फिर नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज और एडवर्टाइजिंग सेक्टर की बात करें कि जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है जो कि क्या लेती है, procuring space on hoardings billboard erected and mounted on buildings and land from various vendors, जो कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लेनी है अपने क्लाइंट्स को देनी है तो उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो पहला अगर केस की बात करें, अगर सप्लाई ऑफ स्पेस या फिर सप्लाई ऑफ राइट टू यूज द स्पेस ऑन होर्डिंग स्ट्रक्चर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, वो तो क्या है वेंडर का है और वो क्या दे रहा है, स्पेस दे रहा है कि राइट टू यूज स्पेस दे रहा है टू द क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग कंपनी कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट इस पे होर्डिंग या स्ट्रक्चर पे दिखा दो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये है कि होर्डिंग स्ट्रक्चर जो कि इरेक्टेड ऑन लैंड एंड एम्बेडेड ऑन अर्थ है तो उसको तो इमूवेबल स्ट्रक्चर मानेंगे, और लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वांट्स टू डिस्प्ले द एडवर्टाइजमेंट ऑन होर्डिंग्स बिलबोर्ड्स एट ए स्पेसिफिक लोकेशन अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ अ वेंडर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्ले कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट और बिलबोर्ड जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन कर रहे हैं और वेंडर यहाँ पे सर्विस दे रहा है। तो जो भी अरेंज करना है होर्डिंग्स बिलबोर्ड वो क्या है, दैट लाइज विद द वेंडर, वो हु मे हिमसेल्फ ओन सच स्ट्रक्चर, या तो वो खुद का है या फिर बाय टेकिंग इट ऑन रेंट ऑन राइट टू यूज बेसिस फ्रॉम अदर पर्सन कर सकता है। तो जो भी है वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले of the advertisement during the entire time of display of the advertisement, vendor का ही पोजीशन है of the hoarding and structure of the said location and the advertisement company जो है दैट इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस और द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेंडर ही प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि बाय प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी टू एन एडवर्टाइजिंग कंपनी द एडवर्टाइजमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन द वेंडर स्ट्रक्चर और स्पेसिफाइड लोकेशन, सब कुछ वही अरेंज करके दे रहा है। तो यानी कि ये सर्विस जो है वो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेस तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी वो राइट टू यूज द इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो जनरल रूल्स इसका देखा जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरल सर्विसेज, जैसे जनरल की बात करें ना तो वही होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन का होगा, अनरजिस्टर्ड का होगा तो रेसिपिएंट को प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो सप्लायर को देंगे। तो ये जनरल रूल यहाँ पे लग जाएगा। लास्ट पॉइंट जो नया आया वो आ गया है कि सप्लाई ऑफ दी
को-लोकेशन सर्विसेज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो देखो इशू क्या आ रहा है कि को-लोकेशन क्या है, डेटा सेंटर फैसिलिटी है जिसमें कि क्या है कि बिजनेस और कंपनी रेंट करता है स्पेस को कि वो अपने खुद के सर्वर्स रखे फॉर इट्स ओन सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर अलॉन्ग विद द सर्विसेज के थ्रू, मतलब साथ में मतलब बंडल सर्विसेज भी रखता है। और जो कि सर्विसेज क्या है, होस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो कंपनी ये अवेल कर रही है को लोकेशन सर्विसेज, तो प्राइमरी उनका एम क्या है, सिक्योरिटी रहे, अपकीप ऑफ द सर्वर रहे, स्टोरेज एंड नेटवर्क हार्डवेयर वगैरह भी रहे, एंड मे रिक्वायर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम थ्रू अ वेब बेस्ड इंटरफेस फॉर होस्टिंग ऑफ द वेबसाइट एंड अदर एप्लीकेशन। और ये है, तो यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जो सप्लाई ऑफ को लोकेशन सर्विसेज है, तो ये क्या रेंटिंग ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी सर्विस है, क्योंकि इसमें रेंटिंग ऑफ द स्पेस आ रहा है कि भाई हम कंपनी के हार्डवेयर सर्वर को स्टोर कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं। या फिर ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हम है ना डिफाइन करेंगे कि भाई ये तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस आ रहा है, होस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनल सर्विसिंग आ रहा है। तो इसमें क्या है, सर्विसेज दे रहे हैं ना, होस्टिंग द सर्वर, रिलेटेड हार्डवेयर, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि भाई monitoring and surveillance service for ensuring continuous operations of the server and related hardware। तो ये क्या है, तो इसमें ये आ रहा है कि मेन जो को लोकेशन सर्विसेज है, दे आर इन द नेचर ऑफ होस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनल सर्विसेज है। मेन हमारा काम है होस्टिंग एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग सर्विसेज का काम है। और इस अरेंजमेंट में सप्लाई ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैकअप फैसिलिटी, फायरवॉल सर्विसेज, मॉनिटरिंग, सर्विलियंस सर्विसेज भी आए, जिससे कि हमारा क्या है, कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द सर्वर्स रहे और रिलेटेड हार्डवेयर भी रहे, अपार्ट फ्रॉम रेंटिंग ऑफ स्पेस। तो यानी कि हमें को स्पेस नहीं, हमें को तो ये काम हमारा चले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ को लोकेशन सर्विस। और इसको हम लोग सप्लाई ऑफ रेंटिंग सर्विस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा है, क्वेश्चन में देख लेना क्या लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है बिटवीन द पार्टीज दैट इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस ऑन रेंट अलॉन्ग विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे रहे हैं विदाउट द कंपोनेंट्स ऑफ होस्टिंग एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ सर्विस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है। तो अगर स्पेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे रहे हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी दे देना, क्योंकि उसमें विदाउट होस्टिंग एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है। तो ये सब हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनके भी एग्जाम्स हैं। और नेक्स्ट ऑडियो में मैं मिलती हूँ, जो कि है टाइम ऑफ सप्लाई।